नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या जीत का जश्न मना रही ईरान की जनता अब न्यूक्लियर पावर बनना चाहती है? और क्या जनता का ये मूड देखकर आज ईरान की संसद ने, मजलिस ने कुछ ऐसा कानून पास किया जिससे ये रास्ता आसान होने जा रहा है? तो क्या इसके मायने ये हैं कि आने वाले दिनों में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो जंग हुई थी, इसका जो मेन टारगेट था इजराइल का और अमेरिका का, वो टारगेट था कि किसी भी सूरत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। और इसीलिए ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक एक करके खत्म किए गए और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो भी खत्म की गई अमेरिका के बमबारी में। तो सवाल इस बात का है कि क्या आज भी ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट बचे हैं, कुछ परमाणु वैज्ञानिक बचे हैं जो बम बना सकते हैं? उनके पास वो हुनर है, वो टेक्नोलॉजी है। और क्या इस प्रोजेक्ट में रूस मदद कर रहा है ईरान की? दूसरी ओर अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट आज लीक हुई है सोशल मीडिया में, जिसमें यह कहा गया है कि ट्रंप के फाइटर जेट्स ने, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने जो बम गिराए थे, 14 बम जो गिराए थे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है कि वो न्यूक्लियर साइट्स इंटैक्ट हैं, महफूज हैं, और जो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, वो भी ईरान के पास अभी मौजूद है। अब इस सिलसिले में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट ये था कि ईरान की जो संसद है, जिसे मजलिस कहते हैं, उन्होंने आज एक ऐसा कानून पास किया है सर्वसम्मति से, जो कहीं ना कहीं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फैसिलिटेट करता है, उसका रास्ता आसान करता है। ईरान की मजलिस ने आज फैसला किया इस कानून में कि वो अब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी एजेंसियों से वास्ता नहीं रखेगी। और ख़ासकर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये एजेंसी जो परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखती है, निगरानी रखती है, उसका इंस्पेक्शन करती है, उससे भी नाता तोड़ दिया है। यानी अब हम एटॉमिक एनर्जी हो या यूनाइटेड नेशन हो, हम इसके साथ कोई वास्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि संसद का मानना है, मजलिस का मानना है कि ये दोनों एजेंसियां या इंटरनेशनल एजेंसियां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर राजनीति कर रही हैं, यानी इजराइल और अमेरिका के दबाव में बेवजह दखल दे रही हैं। हमें ये दखल बर्दाश्त नहीं। इसका मतलब ये है कि अब ईरान की संसद ने एक तरह से न्यूक्लियर कार्यक्रम का रास्ता और आसान कर दिया है। ये नई ताकत का, आप कह सकते हैं, तकाजा है। अब दोस्तों, मजलिस ने तो कानून बना दिया और जनता का भी मूड है कि भाई न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। अगर इजराइल और अमेरिका से निपटना है तो ताकत तो बनना होगा। ये फैसला, ये मूड है, मूड ऑफ द नेशन ईरान का। लेकिन अभी इसमें एक बड़ी अड़चन है, और बड़ी अड़चन किसकी है? इन साहब की, जो सर्वोच्च नेता है। सर्वोच्च नेता अली खामनाई ही इस वक्त बैरियर हैं, क्योंकि खामनाई साहब ने फतवा जारी किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम का हिमायती नहीं है। इस बम से इंसानियत को नुकसान होता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम इस बम को नहीं बनाएंगे। लेकिन ये जो जनता का प्रेशर है, मूड ऑफ द नेशन है, और मजलिस यानी संसद के रिकमेंडेशंस हैं कानून के साथ, क्या इसका दबाव पड़ेगा खामनाई पर? और क्या खामनाई अल्टीमेटली उस फतवे को वापस करेंगे और एक नया आदेश जारी करते हैं? फैसला अब खामनाई को लेना है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना है, जिस तरह की ताकत चाइना है, जिस तरह की ताकत इजराइल है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, क्या इस ताकत की कतार में उसे शुमार होना है, उसका नाम? ये फैसला अब खामनाई साहब को करना है, और इस फैसले पर सबसे ज़्यादा नज़र इजराइल और अमेरिका की है। अब दोस्तों, जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान इजराइल से भिड़ गया, ईरान ने यूएस मिलिट्री साइट्स पर अटैक कर दिया, ईरान ने ये जो 12 दिन की जंग लड़ी, इसकी जड़ में न्यूक्लियर प्रोग्राम ही था। और अगर इसका रास्ता साफ हो रहा है, एक एक करके पत्थर रास्ते से हटाए जा रहे हैं, जिसमें जनता और संसद एक बड़ी भूमिका निभा रही है, तो क्या खामनाई फैसला लेंगे? और अगर खामनाई फैसला लेते हैं तो फिर इजराइल का रुख क्या होगा, अमेरिका का रुख क्या होगा? आने वाले दिनों में क्या एक फाइनल जंग हो सकती है? और अगर बम आ जाता है ईरान के पास,
तो फिर क्या, वो एक डिटरेंट होगा और शायद फिर इजराइल को 10 मरतबा सोचना पड़ेगा, अमेरिका को 10 मरतबा सोचना पड़ेगा ईरान के आसमान में घुसने के लिए। फिर होगा क्या आगे? मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में दुनिया की नज़र इसी प्रोग्राम पर है। आज दो ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। मैंने आज काज़मी साहब से कहा कि इस सिलसिले में आप वहाँ के एमपी से बात करिए, वहाँ के जर्नलिस्ट से बात करिए ईरान में, कि इस फैसले का, ये जो नया कानून है आज बनाया है ईरान की संसद, इसका मतलब क्या है। और हमारे साथ अमरीश मिश्रा भी रहेंगे, बेंगलोर से जुड़ रहे हैं सीधे। उनसे मैंने आज पूछा है कि क्या अभी ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या ईरान के पास अब भी वैज्ञानिक बचे हैं, क्योंकि टॉप न्यूक्लियर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया था इस जंग में अमेरिका और इजराइल ने। क्या अभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो इस प्रोग्राम को अमली जामा पहना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो बम बना सकते हैं? उनके पास हुनर है, ऐसे लोग हैं? बड़ा सवाल है। मिश्रा जी को सुनिए, काज़मी साहब को सुनिए। काज़मी साहब, मेरा सवाल ये है कि अब इंटरनेशनल एजेंसी से दूरी बना ली है ईरान ने। क्या आपको लगता है कि अब अगला जो प्रोजेक्ट होगा, अगला जो फैसला होगा, वो न्यूक्लियर बम बनाना होगा? यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का मतलब यह है कि अवामी नुमाइंदों ने यह फैसला किया है और अवामी नुमाइंदों के फैसले को आयतुल्लाह खामेनी भी खारिज कर दें, ऐसे इम्कान कम है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तब्दीली आ सकती है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। इससे पहले भी इस किस्म के सवाल उठे हैं और आयतुल्लाह खामेनी ने यह कहा है कि मुल्क की सालमियत के लिए, अमन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो भी कदम जरूरी होगा हम उठाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की तब्दीली के लिए एक बड़ा कदम है जो आज पार्लियामेंट ने उठाया है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से आपका क्या मतलब है काज़मी साहब? आप ये कह रहे हैं कि खामनेई जो है अभी तक न्यूक्लियर बम के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अगर जनता का प्रेशर होगा और जिस तरह से ईरान को लगता है कि इजराइल और अमेरिका ने कहीं ना कहीं बम्बार्डमेंट किया है, वहां पर तबाही हुई है ईरान में, तो क्या जनता के प्रेशर पर खामनेई अपना फैसला बदलेंगे और ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ सकता है? जी हाँ, यही बात मैं कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि आयतुल्लाह खामेनी अपना वो फैसला बदलेंगे। अब से पहले फतवे में जो बुनियादी बात कही थी वो मैं थोड़ा सा बता दूं। वो ये कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर वेपन बनाना और रखना दोनों हराम है, इसलिए कि इसमें बेगुनाह लोग बड़ी तादाद में मारे जाते हैं और ईरान का स्टैंड था। वो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। लेकिन अब अगर पूरी पार्लियामेंट ने यह फैसला लिया है तो उसमें रिकंसिडर करने की जरूर गुंजाइश बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले एक और चीज मैं बताता हूं, ईरान में इस वक्त तक 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। अमेरिका का और दूसरे मुल्कों का कहना है कि 90% तक अगर पहुंच जाए तो बम बन सकता है। और ये भी इल्जाम लगे हैं कि कहीं कुछ जर्रात कुछ मिले थे जिसमें 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम के कहीं इशारे मिले थे, अब से तकरीबन 1-2 साल पहले। और ईरान के साइंसदानों ने यह बात कही है कि जब भी हमारे लीडर इसके लिए हुक्म देंगे तो हम बहुत कम वक्त में बम बना देंगे, उनकी तैयारी भी ऐसी है। काज़मी साहब ने दो बात कही, 35 बरसों से ईरान को कवर कर रहे हैं, 30 बार, 35 बरस में 30 बार ईरान गए। इनका ये कहना है कि पार्लियामेंट जो है वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है जनता का, और पार्लियामेंट का कहना है कि भाई हम अब यूनाइटेड नेशन इन सबको नहीं मानेंगे, ये सब सियासत कर रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन एक उसमें बाधा है। बाधा यह है कि एक फतवा हुआ था जिसमें कहा था कि न्यूक्लियर बम क्योंकि मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, ये हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अब इसमें तब्दीली जनता के प्रेशर में आ सकती है, एक नया फतवा आ सकता है जिससे पिछले फतवे को वापस किया जा सकता है, यानी ईरान का रास्ता खुल सकता है परमाणु बम का। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था अमरीश जी आपसे, लेकिन इस बीच जो इजराइल का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि उसने टॉप जो साइंटिस्ट हैं, जो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन सबका खात्मा कर दिया है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या अब भी ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं इनके मरने के बाद, ये जो 6-7 जो टॉप उनके थे, अब्दुल कलाम जैसे, उनके खात्मे के बाद क्या ईरान के पास अभी भी प्रतिभा, टैलेंट है, उस तरह के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो बम बना के दे दें?
देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ ईरान के बारे में, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मेरी है और जो पॉलिटिकल लिहाज से मैं समझता हूँ। जी। ईरान के बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो सिटी और कंट्री साइड के बीच डिवाइडेड। ईरान ऐसी सिचुएशन देख रहा था, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, अब थोड़ा सा इरानियन इंटेलेक्चुअल्स जिनका रोल इसमें रहा है, वो मार्क्सिस्ट थे इस्लामिक रेवोल्यूशन में, और बड़े बड़े गर्भज़ादगी उन्होंने फिलॉसफी पूरी दी कि वेस्ट से टॉक्सिकेट ना हो, उसके नशे में ना आओ। अब बहुत बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर साइंटिस्ट का ऐसा है जो गांव में, उन तक तो मोसाद पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मोसाद का जो असैसिनेशन, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के असैसिनेशन का जो पूरा अभियान चला वो सिटीज में था, और उसमें करीब 15 से 17 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए और उनके कुछ असिस्टेंट भी मारे गए। लेकिन जो गांव में नेटवर्क है, जो गांव में पहले से इस चीज को देखते हुए भेज दिया गया है, और ये मॉडल रशिया और चाइना में अप्लाई हो चुका है कम्युनिस्ट कंट्रीज में, कि गांव में आप भेज दीजिए अपने साइंटिस्ट को। जो गांव में भेजे हैं उनका क्या करोगे तुम? उनके दिमाग, उनको तो उन तक तो तुम्हारी पहुंच ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो यूरेनियम शिफ्ट हुआ है, ये किस तरफ शिफ्ट हुआ है, इन लोगों की नजर सोचिए, जब इनको यही नहीं पता था और ट्रंप आज कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, ईरान ने इतना मार दिया, इतना मार दिया। अब ट्रंप के पास सीआईए है, सब कुछ है, उसको इतना नहीं पता कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है। अब आप सोचिए, लेवल ऑफ नॉलेज देखिए नेतन्याहू का और ट्रंप का, और दावा देखिए, जो इनको कोई आइडिया नहीं कि ईरान की कंट्री साइड में जो पूरा एक ऑल्टरनेटिव, एक स्ट्रक्चर खड़ा है, अगर शहर ढहते हैं तो कंट्री साइड सामने आ जाएगा। ये जो ओके। पूरी बात है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पिन पॉइंटेड है, और यही ईरान की असली ताकत है, और इसी तरफ चीजें बढ़ेंगी। परमाणु बम ईरान बनाएगा। अमरीश जी का कहना है कि जो 16-17 न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस जंग में और इस जंग से पहले खत्म किए गए हैं, इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी ने और अमेरिका ने, वो 16-17 साइंटिस्ट भले ही उम्दा लेवल के हों, भले ही बेहतरीन टॉप साइंटिस्ट हो न्यूक्लियर के, लेकिन बहुत से ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम जैसे, जो कंट्री साइड में रह रहे हैं। कंट्री साइड का मतलब तेहरान से दूर रह रहे हैं, देहात और दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जो रह रहे हैं और कहीं ना कहीं सेफ हाइडआउट्स में रह रहे हैं, वो अब निकल के बाहर आएंगे और वो परमाणु बम बना सकते, न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। काजमी साहब, मुझे ये बताइए, आप क्योंकि 30 मरतबा गए ईरान, और ईरान में आप मिलिट्री लीडरशिप से मिले, आपने मुझे बताया था कि आप वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, आप वहाँ के सांसदों से, नेताओं से मिले। मुझे ये बताइए कि कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे भाई? अगर 17 मार दिए तो क्या 17 और बचे हैं, 10 बचे हैं? कुछ गिनती है, कुछ आपके पास देखिए आइडिया है? देखिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट गिनती बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये मोटा बता मोटा दूं ही कि बता दीजिए साहब। 5-10 कम से लोग कम हैं अभी? दर्जनों, दर्जनों में हैं? दर्जनों में दर्जनों में हैं, दर्जनों में हैं, और कई कई नस्लें हैं तैयार एक के बाद एक। जिस तरह से फौज के कमांडर्स एक के बाद एक लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जिस तरह से 2 दिन के अंदर ही आपने देखा कि संभाल ली लीडरशिप, इस तरह से साइंसदान भी उनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। और मुझे लगता है कि दर्जनों ऐसे हैं जो इसको कर सकते हैं। और जब कभी बयानात आए हैं इस तरह के, वो नाम नहीं बताया गया कि कौन से साइंसदान ने कहा है। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 2 साल पहले ये बात कही गई थी साइंसदानों के जरिए कि जैसे ही हमारे लीडर आयतुल्लाह खामेनाई इसकी हमें इजाजत देंगे, हुक्म देंगे, हम बहुत कम वक्त में बम बना करके तैयार कर देंगे, हमारी तैयारी पूरी है। और ये जी 60% से 90% तक ले जाना कोई मुश्किल नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये दबाते हैं बिल्कुल स्प्रिंग की तरह से, और वो स्प्रिंग जब छूटता है तो कहां जाकर के रुकता है। अभी जी इस वक्त जहां से जंग शुरू हुई थी, अब ऐसी जंग खत्म हुई कि जिसमें बाकायदा सारी ईरान की शर्तें मान ली गई। ऐसे ही ये बार बार इनके ऊपर जुल्म करके 3.67 से लेकर के जब इन्होंने एग्रीमेंट से अलग हुए ट्रंप, तो 60% तक वो पहुंच गए। इस बार इस झटके में 90% तक पहुंच सकते हैं, इसका मुझे 90%। मैं जरा दोस्तों को बता दूं, 90% और 30% यूरेनियम, यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, बेसिक रॉ मटेरियल है। जैसे दोस्तों आप यूं समझ लीजिए, जैसे आटे से मैदा बनाते हैं रिफाइन करके, ऐसे यूरियम को फिल्टर करते करते जो उनका प्रोसेस है, 40%, 50%, 60%,
और फाइनेस्ट जो एनरिचमेंट रिफाइनमेंट है वो 90% है। अगर 90% रिफाइंड यूरेनियम को कर दिया तब न्यूक्लियर बम बन सकता है। अभी जो छूट है ईरान को वो सिर्फ 3 से 4% की है, जिससे उसके बिजली घर चल सके, बाकी जो न्यूक्लियर सिविल फैसिलिटीज वो चल सके। अब काजमी साहब कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% रिफाइनमेंट चाहिए, वो रिफाइनमेंट की टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास है। मैं एक सवाल आपसे ये कर रहा हूं अमरीश भाई, चलिए मान लिया आप लोगों ने कहा कि साहब साइंटिस्ट जो है न्यूक्लियर 17 मर गए तो 17 और सामने हैं, बल्कि ये तो कह रहे हैं दर्जनों हैं, 17 की जगह 35 है, और ये कह रहे हैं कि साहब वो छिपे ठिकानों पर हैं, मालूम नहीं है, मोसाद को भी नहीं मालूम है कि बाकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। चलिए हमने माना कि जो खामनेई हैं, जो सर्वोच्च नेता हैं, वो इजाजत दे देते हैं, न्यूक्लियर बम तैयार हो जाता है। न्यूक्लियर बम तैयार होने से जब ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो मिडिल ईस्ट में आपको अमरीश भाई क्या चेंज दिखता है? सीधे दिखता है मुझे कि सबसे पहले वो फिलिस्तीन के मुद्दे पे जोर डालेंगे वो लोग कि फिलिस्तीन को आजादी दो। अब वो 2 स्टेट सोल्यूशन होगा कि 1 स्टेट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ईरान का जो अंतिम घोषित लक्ष्य है वो डेथ टू इजराइल है कि इजराइल का वजूद खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके पहले बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेप्स हैं। हमास भी कह चुका है, जो मैं बता दूं ईरान का प्रॉक्सी नहीं है, इंडिपेंडेंट फोर्स है, लेकिन ईरान उसको आइडियोलॉजिकल मदद देता है और बाकी तरह की। तो सबसे पहले देखिए, जो ईरान की भी जो स्ट्रेटजी है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एलाई ईरान का कौन हो सकता है? वो कतर नहीं हो सकता, ओमान भी नहीं हो सकता, हालांकि ओमान दोस्त है। वो केवल स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य हो सकता है सबसे बड़ा, क्योंकि वो उसको ईरान ने पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसको नरिशमेंट दिया। वो जब जी वो पूरा जोर ईरान का होगा, न्यूक्लियर पावर वो बनती है घोषित या अघोषित, उसका जोर ये है कि फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट राज्य की स्टेटस जैसे ही मिलती है, वो सबसे शक्तिशाली राज्य पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, क्योंकि उसको होगा। ईरान का सपोर्ट होगा, उसको रशिया का सपोर्ट होगा, उसको चाइना का सपोर्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया फिर सऊदी अरब कहे साहब हमें हम फिर क्यों दूर रहें, हमको भी बम चाहिए, तो क्या फिर सऊदी अरब भी बम बना सकता है? देखिए, सऊदी अरब के पास मैं उस पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। कोई भी देश अगर अपना उसका इच्छा है और उसके पास टैलेंट है और उसके पास एक्वायर करने का की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है और प्लस कहीं से उसको हेल्प मिल रही है, तो वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। न्यूक्लियर बम वो चीज नहीं रह गई जो बहुत ही अजूबे और कोई एकदम जादू जैसी चीज, जैसे लोग सोचते थे पहले, वैसी चीज अब नहीं रह गई। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ सबसे बड़ा इश्यू यह आएगा कि वो अमेरिका के साथ से टेक्नोलॉजी लेगा कि वो चाइना से लेगा, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को टेक्नोलॉजी नहीं देगा। ये वहां की पॉलिसी है 9/11 के बाद से। चाहे जितना बड़ा दोस्त अमेरिका सऊदी अरेबिया, मतलब अमेरिका जी कहे कि सऊदी अरेबिया उसका दोस्त है और ट्रंप उससे पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर ले आए हैं, सब कुछ है, जी लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं देगा 9/11 की वजह से। तो जी। सऊदी अरेबिया अ, कहां से किसकी मदद करेगा, किससे मदद मांगेगा? ठीक। अमरीश जी कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है, उसके पास कैपेसिटी है, साइंटिस्ट है, तो सऊदी अरब को भी बम की जरूरत पड़ेगी, सऊदी अरब भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहेगा। ऐसे में उसकी अमेरिका मदद नहीं करेगा। अमेरिका ने 9/11 के बाद जब हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, उसके बाद से उसने किसी भी मित्र देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बम बनाने की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। और इसराइल को जो न्यूक्लियर बम मिला था वो आज से 40-50 बरस पहले मिला था। 1967 में जो है आप कह सकते हैं कि इसराइल को बम मिल गया था। तो वो पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि अब अमेरिका किसी को न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी नहीं देगा। चलिए, ये तो न्यूक्लियर बम की बात हो गई। मुझे एक चीज बताइए काजमी साहब, अगर इजाजत हो तो कई सवाल पूछ लूं आपसे, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। आप तो पूरी हथेली पर सारी लकीरें ईरान की लेके बैठे हो। ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यूं ही बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बम बन चुका हो, ईरान देखिए के पास बम ऑलरेडी हो? ऑल देखिए बता देखिए दीजिए, मैं अंदर की आपको बात, अंदर खाते की तो बता दीजिए। सुनिए सुनिए, मैं बिल्कुल यही सवाल मैंने ईरान के एक जर्नलिस्ट से किया था अब से कुछ महीने पहले, जब वहां जलजले की खबर आई थी। लेकिन साइंटिस्ट ने यह कहा था कि ये नेचुरल जो जलजला होता है उस तरह के सिम्टम्स नहीं थे। इस तरह का शक ओके। जाहिर किया गया था, ऐसे शक जाहिर किया गया था कि शायद उन्होंने टेस्ट किया हो। मैंने जब इस ईरानी जर्नलिस्ट से, जो IRIB का ही हिस्सा है,
जो वहां की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ईरानी जर्नलिस्ट है, उससे मैंने पूछा। उसने कहा कि हाँ, कुछ जलजले ऐसे होते हैं जैसे माँ की गोद में बच्चा हिलते हुए उसे अच्छा लगता है, ऐसे जलजले अच्छे होते हैं। इस तरह से उसने इशारतन ये बात कही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस किस्म के इशारे ईरान के जर्नलिस्ट ने ही नहीं, ये तो बताइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार का जो संदेह है, जो सस्पिशन है, जो शक है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको शक क्या है ये तो बता दीजिए। आपको शक है कि बम है वहां ऑलरेडी? मुझे 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 बिल्कुल शक है, लेकिन ऐलान होने से पहले तक तो मैं भी नहीं कह सकता ना। बुनियादी बात यह है कि जब ईरानी जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि कुछ जलजले ऐसे होते हैं जैसे बच्चे को आराम मिलता है माँ की गोद में, तो वो इशारा उसने दिया। लेकिन अब जानते हैं क्या क्या कुछ हो सकता है। चलिए, एक बड़ा इशारा किया। इनकी वहां के पत्रकार से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कुछ अर्थक्वेक, भूकंप आए थे, वो भूकंप जो थे रिक्टर स्केल पे ऐसा इशारा करते हैं कि ये नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था, ये किसी न्यूक्लियर विस्फोट की वजह से हो सकता है। तो इनको शक है, काजमी साहब को शक है कि ऑलरेडी ये बम है, टेक्नोलॉजी है वहां पर। चलिए, अब मैं असली आखिरी सवाल पर आता हूँ। मान लीजिए 6 महीने में, 8 महीने में तो ईरान ने ताकत दिखाई दी है, और ताकत के आगे दुनिया झुकती है, ये जब से दुनिया बनी तब से असूल है अमरीश भाई। मुझे ये बताइए कि अगर ये बम बन जाता है तो क्या फिर नॉर्थ कोरिया की तरह कोई नहीं हाथ लगाएगा ईरान को? और ईरान यही चाहता है। क्या ये डिटरेंट की तरह काम करेगा? ये एक ऐसी ताकत ईरान को मिल जाएगी कि जहां फिर इजराइल को, अमेरिका को 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या फिर कहीं ना कहीं ईरान पर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा? एक ऐसी स्थिति की तरफ ईरान जाना चाहता है। देखिए, ये बात आपने सही कही कि ईरान के पास परमाणु हथियार जिस दिन घोषित होगा, उस दिन वो इनविंसिबल हो जाएगा। ये तो सच है। जैसे नॉर्थ कोरिया आज की तारीख में इनविंसिबल है, लेकिन नॉर्थ कोरिया और ईरान में फर्क है। नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेशनिस्ट स्टेट है, वो अपने डिक्टेटरशिप है। हाँ, नहीं, आइसोलेशनिस्ट भी सेंस में कि वो तो साउथ कोरिया को भी नहीं लेना, मतलब उसका या मैक्सिमम फॉरेन पॉलिसी है कि साउथ कोरिया का यूनिफिकेशन हो जाए, वो भी अब छोड़ चुका है। ईरान का जो बड़ा सपना है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट से हटाना और एक नया मिडिल ईस्ट ऑर्डर बनाना, और जो नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा होगा जिसमें ईरान की एक प्रमुख भूमिका, नेतृत्वकारी भूमिका होगी। ये फर्क है। जी। तो इसलिए ईरान जब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब, इट्स अ गेम चेंजर। आप वो तस्वुर नहीं कर सकते कि क्या क्या दुनिया होगी, क्योंकि उससे बहुत सारी ताकतें जो अभी फूलती हैं वो फूलना बंद। ठीक है, बम बनाने के बाद, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, 90% यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम है, रिफाइंड यूरेनियम उसके पास है। मतलब आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, कुव्वत भी है, और एक तरह से हिम्मत भी है। वो बम बन सकता है। बम बनने के बाद शायद फिर कोई हाथ नहीं डाल पाएगा ईरान पे। लेकिन एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ईरान का जो मकसद है बम बनाने का, ये है कि मिडिल ईस्ट में जो अरब वर्ल्ड की ताकत है उसको मजबूत करना। और ये जो बादशाह हैं, छोटे छोटे बादशाह जो अमेरिका की गोद में बैठे हैं, चाहे वो बहरीन के बादशाह हों, एमिरेट्स के बादशाह हों, या फिर वो कतर के बादशाह हों, कुवैत के हों, सऊदी अरब के, इनको मैसेज देना है कि भाई ऐसा है कि अब जो है गुलामी छोड़ दीजिए और आप आज़ाद हो जाइए, और एक स्वाभिमान के साथ आप मिडिल ईस्ट को मजबूत बनाइए। तो पूरे मिडिल ईस्ट की ताकत में इजाफा चाहता है, और मिडिल ईस्ट से हस्तक्षेप अमेरिका का हटाना चाहता है। ये मकसद है। एक लास्ट क्वेश्चन काजमी साहब, और हो सकता है ये क्वेश्चन दुनिया बदल दे। अगर न्यूक्लियर बम की ताकत ईरान के पास आती, जैसा आप कह रहे हैं, क्या फिर अमेरिका फिर अटैक करेगा या नहीं करेगा? अमेरिका तो एटम बम से पहले भी अब हमला नहीं कर सकेगा। अब जिस तरह से ये भागे हैं, ये जो जंगबंदी हुई है, देखिए आप ये बताइए कि कौन ऐसा आदमी होगा, दो लोग लड़ रहे हो और फिर आखिर में वो तैयार हो जाए कि मेरे थप्पड़ मारना और मैं तुम्हें जवाब में थप्पड़ नहीं मारूंगा। तकरीबन ये हाल हुआ है। जब हम परसों उस रोज बात कर रहे थे, जब कतर पे हमला हुआ, बाद में पता चला कि कतर पे हमला पहले से तय था, और ये तय था कि जवाबी हमला नहीं होगा अमेरिका की तरफ से। और इसी तरह से इजराइल के साथ आखिरी 3 घंटे ईरान के थे, हमला कितना भी करो, कहीं भी करो, जवाबी हमला नहीं होगा। तो इतने जलील होकर के ये गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास जो ट्रेडिशनल हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, इसके बाद भी वो
हमला कर सके, मुझे ऐसा नहीं जी। लगता। सैंक्शंस कंटिन्यू हो सकते हैं, पाबंदी हो सकती है, अमेरिका और वेस्ट की कोशिश हो सकती है ईरान को अलग थलग किया जा सके, ये हो सकता है, लेकिन ईरान पर अब हमला नहीं होगा अगर न्यूक्लियर बम आ जाता है। और जो बड़ी बात कही इस वक्त काज़मी साहब ने, जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उनका ये कहना है कि जो अली खामनेई हैं, वो कहीं न कहीं पब्लिक प्रेशर में, पार्लियामेंट का जो मूड है, ईरान की जनता का जो मूड है इस जंग के बाद, उस मूड को देखते हुए वो अपना फतवा वापस ले सकते हैं। नया ऑर्डर जारी हो सकता है और उस ऑर्डर में ईरान की और मिडिल ईस्ट की हुकूमत और उसकी ज़मीन को हिफाजत महफूज रखने के लिए ईरान अपना बम बना सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि अब खामनेई क्या फैसला लेते हैं। एक चीज़ जो है जिस पर हम लोग सब मुतमईन हैं कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी भी है और रॉ मटेरियल भी है। काज़मी साहब आप आए, अमरीश भाई आप आए और आपने वक्त निकाला, बड़ा बहुमूल्य समय वो आपने हमको दिया, हमारे दोस्तों को दिया, ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।